हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं महिमा त्रिपाठी, आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। आज की क्लास में हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके प्रीवियस की क्लास में हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखा था, उसकी फंक्शन की स्टडी की थी। तो इसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियस के पास जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूक्लिक एसिड दो फॉर्म में होते हैं, एक डीएनए के फॉर्म में जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और एक आरएनए के फॉर्म में जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो आज के सेशन में हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे। मेन हमारा फोकस होगा उसके बेसिक कंपोनेंट जिससे डीएनए या आरएनए मिलकर बना होता है, और आरएनए को लेके। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर इन सब को देखें तो ये सब एक तरीके के यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक सिमिलर यूनिट। कोई भी अगर पॉलीमर बन रहा है और उस पॉलीमर में जो यूनिट यूज़ हो रही है, जो मोनोमर यूज़ हो रहा है, अगर वो सेम है, उसका स्ट्रक्चर सेम है, उसका फंक्शन सेम है, तो वो एक तरीके का सिमिलर पॉलीमर बनाएगा। इसी तरीके से जो डीएनए और आरएनए में उसका जो मोनोमर यूनिट होता है, जिससे वो पॉलीमराइज होके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, वो यूनिट कही जाती है न्यूक्लियोटाइड। इट मीन्स जितने भी डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल मिलकर बने होंगे जिस भी मोनोमर यूनिट से, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में पॉलीमराइज्ड होंगे, बहुलक का फॉर्मेशन करेंगे, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कनेक्ट होंगे, पॉलीमराइज होंगे, और तब जिस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और यही न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए का बेस कंपोनेंट होता है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये मोनोमर है हमारा न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का और आरएनए का, और जब ये पॉलीमराइज्ड होगा तब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो डीएनए आप देख रहे होंगे, तो इसके पास दो स्ट्रैंड होते हैं। एक ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और आरएनए का एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये आपस में जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इन सब की स्टडी अलग अलग करनी है। जिसमें न्यूक्लियोटाइड, जो भी न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, चाहे वो आरएनए के लिए हो या डीएनए के लिए, उसके बेस कंपोनेंट सेम होंगे। तो अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, एक मोनोमरिक यूनिट होती है, सेम पैटर्न में अरेंज होती है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें तीन बेसिक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक है फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड है हमारा न्यूक्लियोसाइड। ये दो हैं, जब आपस में कनेक्ट होंगे तब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। अब न्यूक्लियोसाइड में भी दो कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमें पेंटोज शुगर चाहिए होता है, ऐसे शुगर जो 5 कार्बन वाले हों, जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं। अब और एक ऑर्गेनिक बेस चाहिए होता है। बेसिकली इसमें जो बेस प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। न्यूक्लियोटाइड एक सेम पैटर्न की यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे मोनोमेरिक यूनिट कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड को दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है कि एक फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच होगा किसी भी न्यूक्लियोसाइड से, तब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। अब न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए पेंटोज शुगर और ऑर्गेनिक बेस। बेसिकली जो है वो हमें नाइट्रोजनस बेस चाहिए, ऐसे बेस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो एज अ मेन कंपोनेंट। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के लिए फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप,
second pentose sugar and nitrogenous base. These are the main component of the nucleotides. इसके 3 पार्ट है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये है. ये हमारा है पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर से, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से हमारा बेस अटैच होगा और इसके 5th कार्बन जो कि रिंग से बाहर प्रेजेंट होते हैं उससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा. तो ये तीनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तब एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है. अब पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं. न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एक पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है. पेंटोज शुगर इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसे हम राइबोज शुगर बोलते हैं. आरएनए की बात करेंगे तो वो हमेशा राइबोज शुगर होंगे और डीएनए की बात करेंगे तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होगा उसे डीऑक्सी राइबोज शुगर कहेंगे और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा. अब ये राइबोज शुगर 2 फॉर्म में, आरएनए में राइबोज प्रेजेंट होगा, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज. इनका बेसिक डिफरेंस यही होता है कि अगर डीऑक्सी राइबोज है तो इसका जो 2nd कार्बन है अगर उसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम अटैच है तो उसे हम डीऑक्सी राइबोज कहेंगे. अगर राइबोज आरएनए का फॉर्मेशन करना है तो हमें राइबोज की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है 2nd कार्बन पे, इसलिए इसे आरएनए कहा जाता है या राइबोज शुगर. तो ये मेन डिफरेंस है. और जो कार्बन की नंबरिंग होती है राइबोज शुगर में वो यहाँ से स्टार्ट होती है. 1st कार्बन यहाँ पे, 2nd, 3rd, 4th एंड ये 5th आपका बाहर रहेगा. 5th कार्बन बाहर रहेगा, ये रिंग के बाहर रहेगा और सेंटर में हमारा ऑक्सीजन है. सेम स्ट्रक्चर आरएनए का भी है. आरएनए में 2nd कार्बन पे, 2nd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी भी नंबरिंग इसी पैटर्न पे है. 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th कार्बन जो है आउटसाइड ऑफ द रिंग में प्रेजेंट है. तो ये न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर 2 फॉर्म में होते हैं, आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज. अब नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर देखते हैं. नाइट्रोजनस बेस बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो कि 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में. एक होता है प्यूरिन, एक पायरिमिडिन. अब ये इस सीक्वेंस में जब किसी भी आरएनए या डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो वो हमेशा आपस में एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन बॉन्ड बनाएंगे, तब भी किसी भी आरएनए या डीएनए का फॉर्मेशन होगा. नाइट्रोजनस बेस 2 होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन. प्यूरिन में हमारे 2 बेसेस आते हैं जिसे ग्वानिन और एडेनिन है और पायरिमिडिन में 3 बेसेस आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. इसका केमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से है. पायरिमिडिन को देखेंगे तो ये सिंगल, क्या इसका स्ट्रक्चर इसके कंपैरिजन में छोटा है, एक ही रिंग से मिलकर बना है. और इसमें प्यूरिन बेस में 2 रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, एडेनिन एंड ग्वानिन. तो ये पायरिमिडिन और प्यूरिन का केमिकल स्ट्रक्चर है. नाइट्रोजनस बेस 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन. प्यूरिन में ग्वानिन, एडेनिन और पायरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल आ जाएगा. अब मेन कंपोनेंट, ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड के, चाहे वो आरएनए की बात करें या फिर डीएनए की बात करें. उसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है उसके बेस पे डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन होता है. अब मेन कंपोनेंट क्या है न्यूक्लियोटाइड के, या मेन रोल क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का किसी भी बायोलॉजिकल सेल में? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ये न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब किसी भी न्यूक्लिक एसिड में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर ये नहीं प्रेजेंट होंगे तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. एनर्जी करेंसी, ये जैसे हमारी सेल में एटीपी प्रेजेंट होती है उसी तरीके से कभी कभी हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो भी एज अ एनर्जी देने का काम करते हैं सेल में. सेल्यूलर सिग्नलिंग
सेल में जो सिग्नल्स होते हैं, जो भी मैसेजेस होते हैं, उन सब को ट्रांसफ़र करने का काम न्यूक्लियस से सेल में करने का काम भी न्यूक्लियोटाइड का ही होता है। कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स, जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं NADP, FADH, जो भी कोएंजाइम होते हैं उसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स ही। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, जितने भी मेटाबॉलिक या सेल में जो मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे होते हैं या बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे होते हैं, तो उन सब में भी न्यूक्लियोटाइड एज ए रेगुलेटर की तरह उसे प्रमोट करने का काम करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। अब बेसिकली ये तो बेस कंपोनेंट थे RNA और DNA के। अब एक एक करके देखेंगे कि RNA में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और DNA में। तो चलिए RNA को देखते हैं। RNA ribonucleic acid. RNA in a cell is present in amount of 10 times more than that of DNA. RNA किसी भी सेल में DNA के कंपैरिजन में 10 गुना अधिक प्रेजेंट होता है, क्योंकि RNA का बहुत सारे काम होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। उसके DNA के कंपैरिजन में जो RNA का अमाउंट होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। बिकॉज द RNA परफॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्यूलर फंक्शंस। Ribosomal rRNA is the most abundant, transfer RNA, tRNA and the messenger RNA, mRNA are the 3 RNA types. जो RNA 3 मेजर फॉर्म में सेल में पाया जाता है वो है मैसेंजर RNA, tRNA and rRNA. Each of these RNA molecule is made up of 3 or 4 RNAs up to 50 tRNAs and around 1000 mRNAs. अगर राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA की बात करें तो वो बेसिकली इन तीनों टाइप के RNA से मिलकर बनेगा, जिसमें जो इसकी क्वांटिटी होगी इसमें 3 या 4 rRNA प्रेजेंट होगा, 50 अप्रॉक्स 50 नंबर तक tRNA और सबसे ज़्यादा अमाउंट में मैसेंजर RNA प्रेजेंट होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ RNA इज मच सिमिलर टू दैट ऑफ DNA। कह रहा है कि DNA और RNA का स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या आपस में सिमिलैरिटी शो करता है। बोथ आर चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड लीनियरली। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं और एक लीनियर फॉर्म में अरेंज रहते हैं। हाउएवर RNA डिफर्स फ्रॉम DNA, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि RNA को DNA से डिफरेंट करने का काम करती हैं। इन फॉलोइंग वेज दैट इन RNA द शुगर प्रेजेंट इज राइबोज। इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर इसमें RNA को लेके चले तो इसमें जो शुगर प्रेजेंट होगा उसे हम राइबोज शुगर कहेंगे, और DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा। साथ ही इसमें नाइट्रोजनस बेस, जो बेस कंपोनेंट होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड का, DNA में T बेस, T रिप्रेजेंट करता है थाइमीन बेस, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, वो DNA में प्रेजेंट होगा। RNA में इसकी जगह पे, थाइमीन की जगह पे is replaced with U nitrogenous base. U represent यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस। जब भी बात करेंगे RNA की तो जो थाइमीन की जगह हमेशा यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा RNA में। एंड सम वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। कह रहा है कि कुछ कुछ वायरस में जो RNA प्रेजेंट होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। Thus, the conformation of RNA is most similar to that of single-stranded DNA. अभी DNA और RNA का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये DNA और RNA का स्ट्रक्चर है, तो उसमें कहा है कि जो DNA का स्ट्रक्चर है, अगर DNA के इस हेलिकल स्ट्रक्चर को हम तोड़ दें तो जो हमें सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा उसे हम RNA कह सकते हैं। बस
उसमें डिफरेंस ये होना चाहिए कि जहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट है वहाँ पे आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होना चाहिए। ये बेसिक डिफरेंस होता है। एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का आरएनए के इक्विवेलेंट होता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस को छोड़ के। That is, the structure of RNA is like stem loop or hairpin because the chains fold back forming loop and small base paired stretches between the complementary regions। कभी कभी जो RNA के स्ट्रक्चर होते हैं वो लीनियरली ना होके स्टेम किसी भी लूप का फॉर्मेशन कर देंगे या फिर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है आरएनए के स्ट्रक्चर में। आरएनए कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पैटर्न ऑफ बेस पेयरिंग एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, कन्फर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन। आरएनए के स्ट्रक्चर को भी उसके बेस पेयरिंग के बेस पे या फिर उसके ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे या फिर जो मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट है वहाँ पे वो लूप किस तरीके से फॉर्म कर रहा है उसके बेस पे आरएनए को भी जिस तरीके से प्रोटीन डिवाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, उसी तरीके से आरएनए को भी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये है हमारे एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का केमिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये हमारा राइबोज शुगर, यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजनस बेस, उस बेस क्या है यहाँ पे देखिए यूरेसिल प्रेजेंट है और डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा, थाइमिन। ये यूरेसिल प्रेजेंट है, इट मीन्स ये आरएनए का ही स्ट्रैंड है। फिर आरएनए का जो 5th कार्बन है वहां से क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप, और ये फॉस्फेट ग्रुप कार्बन के ये फॉस्फेट ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वहाँ पे जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा या जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज। अब ये फॉस्फेट ग्रुप ये टोटल मिलके हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। अब सेकेंड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब फॉस्फेट ग्रुप के स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप एक जो मेन न्यूक्लियोटाइड है उसके 5th कार्बन से अटैच होगा और एक उसका फॉस्फेट ग्रुप उसके 3rd कार्बन से भी अटैच होगा। इस तरीके से ये यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियोटाइड जिसमें ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ये राइबोज शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ये 5th कार्बन जो है यहाँ से फिर नाइट्रोजनस बेस अटैच है और जो दूसरा अलग नाइट्रोजनस बेस आया वहाँ के 3rd कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो 5th कार्बन से अटैच होते हुए अदर न्यूक्लियोटाइड से जब अटैच होगा तो उसके 3rd पोजीशन के कार्बन से अटैच होगा। इस तरीके से ये अटैच होके पूरे एक चैन का फॉर्मेशन करते हैं, एक लीनियर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा हमारा इस तरीके से सीक्वेंस करके पॉलीमराइज्ड होंगे और आरएनए के स्ट्रैंड का ये फॉर्मेशन करेंगे। अब आरएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं। लाइक प्रोटीन्स, द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जिस तरीके से प्रोटीन डिफ्रेंशिएट किया गया है उसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर पे, उसी तरीके से आरएनए को भी नाम दिया जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी
या क्वाटरनरी। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इंक्लूड्स सीक्वेंसिंग ऑफ बेस विद इन आरएनए मॉलिक्यूल्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर आरएनए का क्या शो करता है, जो उसकी सीक्वेंसिंग होती है बेस पेयर की, मतलब एक लीनियर फॉर्म में हो, तो उस तरीके के आरएनए को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे आरएनए का। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ हेलिकल रीजन्स एंड वेरियस काइंड ऑफ bulges, loops, junctions within the helical region. This region is established by Watson-Crick base pairing. डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उन्होंने जो डीएनए का मेन मॉडल होता है जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उसमें जो बेस पेयरिंग होती है तो वहाँ पे बहुत से जंक्शन होते हैं या फिर टर्नओवर का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आरएनए के कुछ बल्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई सिंगल स्ट्रैंड है तो यहाँ से कोई बल्ज निकल गया, कोई लूप का फॉर्मेशन कर दिया तो या जंक्शन का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को जब आरएनए इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कहेंगे। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? The tertiary structure includes the arrangement of these secondary structure into a 3D structure। कह रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर आरएनए का अगर उसको हम 3D अरेंजमेंट दे दे सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए को तो हमें टर्शियरी स्ट्रक्चर आरएनए देखने को मिल जाएगा। These three structure are often compact and established by metal cation। ऐसे ये तीनों स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी बहुत ही क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट और स्टेबल फॉर्म में होते हैं। जितने भी अदर आरएनए के कंपैरिजन में जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबलाइज क्या करता है, मेटल कैटायंस स्टेबलाइज करने का काम करता है। द टर्शियरी स्ट्रक्चर इंक्लूड्स स्यूडोनॉट एंड हाई ऑर्डर टर्शियरी interaction। The tertiary structure includes pseudoknot। ये कभी कभी ऐसे नॉट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी गांठें बना देते हैं या लूप का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हाई ऑर्डर टर्शियरी इंटरेक्शन, मतलब आपस में इस तरीके से कॉम्पैक्ट अरेंज हो जाएंगे जो कि उसे स्टेबल बनाने का काम करता है। इसलिए इससे इसके स्ट्रक्चर को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। The quaternary structure includes the arrangement of RNA strand with respect to other RNA strand और with protein molecules। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कब देखने को मिलेगा? जब किसी RNA के मॉलिक्यूल से कोई भी प्रोटीन या फिर कोई भी अदर मॉलिक्यूल आके उसके स्ट्रैंड से जुड़ जाता है, तब फॉर्म होता है RNA का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। It is important to know that few RNA strands do not have specific 3D structure. They function as a unstructured single strand। कह रहा है कि कुछ ऐसे RNA भी होते हैं जिनको हम 3D मॉडल में नहीं देख सकते हैं, वो सेल में सिर्फ एक लीनियर फॉर्म में या सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स, आरएनए के टाइप्स। आरएनए मेजरली जो सेल में प्रेजेंट होते हैं वो बेसिक या उसके मेन फंक्शन के बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं या 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए, जिसे हम mRNA से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द लीस्ट एबंडेंट ऑफ द मेन टाइप ऑफ आरएनए एंड constitutes only around 5 to 10% of total cellular RNA content। mRNA का जो अमाउंट होता है वो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है किसके कंपैरिजन, बाकी mRNA tRNA या फिर मैसेंजर आरएनए के कंपैरिजन में। मैसेंजर आरएनए का जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफर आरएनए या फिर
जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए यूज होता है राइबोसोमल आरएनए के कंपैरिजन में इसकी जो अमाउंट होती है वो सेल में बहुत ही कम प्रेजेंट होती है। अप्रॉक्स 5 to 10% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए, किसी सेल में जितना सेलुलर आरएनए प्रेजेंट है उसका 5 to 10% ही सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, मैसेंजर आरएनए। द mRNA कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए टू द सेल साइटोप्लाज्म। mRNA क्या कैरी कहता है, जो डीएनए में जो जीन्स होते हैं उसके पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको न्यूक्लियस से सेल के साइटोप्लाज्म में लाने का काम किसका होता है, mRNA का। इन द साइटोप्लाज्म द mRNA एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके अलावा भी mRNA का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये काम करते हैं एज ए टेम्पलेट की तरह। mRNA के पास कोड प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसफर आरएनए पे उसका एंटी कोडॉन प्रेजेंट होता है जहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है सेल में। द mRNA आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द aDNA। mRNA को कह सकते हैं ये aDNA का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, उसका पूरक होता है। एंड कैरीज द कॉपी ऑफ सेम बेस sequences as present in that part of DNA from which it is copied, with a difference that thymine is replaced by uracil। mRNA को अगर DNA का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें उसका एक aDNA टाइप होता है, तो अगर उसका सिंगल स्ट्रैंड की कॉपी क्या होती है, mRNA होती है। बस उसका मेन डिफरेंस क्या होता है कि जहाँ जहाँ डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होगा, जो उसका इसका स्ट्रैंड जो mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो mRNA के स्ट्रैंड में उस थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा, तो वो सिमिलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। द बेस सीक्वेंसिंग इन mRNA डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। mRNA पे जो बेस सीक्वेंसिंग होती है वो क्या डिटरमाइन करती है कि अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा या फिर कौन से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। द mRNA इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड देन डिग्रेडेड सो दैट न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी रिसाइकिल्ड। mRNA कब फॉर्म होता है, जब सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है या हमें प्रोटीन की सेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब mRNA की सिंथेसिस होती है। और ये mRNA बाद में डिग्रेड हो जाते हैं ताकि बाद में अदर न्यूक्लियोटाइड को क्या किया जा सके, रिसाइकिल, फिर से उसको यूज़ किया जा सके सेल में। बोथ tRNA एंड rRNA आर recycled during the many round of protein synthesis। चाहे tRNA हो या फिर rRNA, दोनों कई बार क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में कई बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। मतलब एक RNA या एक tRNA का जो यूज़ होता है वो एक से अधिक बार किया जा सकता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम। अब है सेकंड प्रोटीन ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम tRNA से रिप्रेजेंट करते हैं। The tRNA is structurally similar to the clover leaf, having 5 arms each with a base paired stem। कह रहा है कि जो tRNA का स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ जैसा होता है, क्योंकि उसके 5 आर्म होते हैं और उसके साथ बेस पेयर की स्टेम अटैच होती है। जो स्टेम है वो बेस पेयर की तरह काम करती है। इसके कई सारे पार्ट होते हैं tRNA के, एक्सेप्टर, एंटीकोडॉन और डी आर्म, टी साइज सी आर्म, वेरिएबल आर्म। अब ये है tRNA का स्ट्रक्चर जिसे हम क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल, और इस पे कई आर्म प्रेजेंट होते हैं। ये है डी आर्म, ये है टी साइज सी आर्म, एंटीकोडॉन और एमाइनो एसिड। जब सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो tRNA क्या करता है कि इसका जो ये
आप देख रहे होंगे ACC, इस पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं और ये सेल में tRNA घूम रहा होता है और क्या करता है, अमाइनो एसिड को लाने का काम करता है। अमाइनो एसिड को ले आता है, मैसेंजर RNA के पास देता है जहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। और इसके अलग अलग जो आर्म होते हैं उनका भी फंक्शन अलग होता है। एक है एक्सेप्टर जहाँ पे ACC या फिर अमाइनो एसिड आता है। दिस आर्म हैज ए सीक्वेंस ऑफ CCA bases 5 to 3 terminating end. The acceptor arm has an amino acid at the terminal. अब ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे ये CCA बेस पेयरिंग प्रेजेंट होती है जो कि अमाइनो एसिड को सेल में लाने का काम करती है। ये होता है एक्सेप्टर आर्म, इसे कहते हैं। सेकंड है एंटीकोडॉन आर्म। दिस आर्म हैज द 3 न्यूक्लियोटाइड bases called anticodon and recognizes the mRNA triplet codon. The codon and anticodon are complementary to each other. अब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे एक और आर्म प्रेजेंट होता है जिसे हम एंटीकोडॉन आर्म कहते हैं। ये क्या करता है कि ये तो है ट्रांसफर RNA और सेल में mRNA भी प्रेजेंट होता है, उसके पास भी कोई ना कोई सीक्वेंस का कोडॉन प्रेजेंट होगा और जहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करनी होगी mRNA आके इस एंटीकोडॉन के पास अटैच हो जाएगा और ये इसके पास इसका एंटीकोडॉन प्रेजेंट होगा, उसके पास उसका कोडॉन प्रेजेंट होगा। तो यहीं से हमारी इसी आर्म से क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है डी आर्म। डी आर्म क्यों कहा गया? दिस आर्म हैज़ ए डाईहाइड्रोयूरिडिन और यूरेसिल ना हो करके इस आर्म में क्या प्रेजेंट होता है, डाईहाइड्रोयूरिडिन, एक केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है टी साइज सी आर्म। दिस आर्म हैज ए सीक्वेंस ऑफ टी। जितने भी स्ट्रक्चर RNA के देखेंगे तो वहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा, लेकिन tRNA का जो ये साइट होती है जिसे हम टी साइज सी आर्म कहते हैं, उस आर्म में यूरेसिल न प्रेजेंट होके उसकी जगह थाइमिन जब प्रेजेंट होगा तो इस तरीके के स्ट्रक्चर का या आर्म का ये फॉर्मेशन करेंगे। उसमें स्यूडोयूरिडिन रिप्रेजेंटेड बाय PSI साई एंड C। इस कोडॉन में पूरा यूरेसिल ना प्रेजेंट हो गए, ये इसमें 7 बेस पेयर टोटल प्रेजेंट होते हैं और यूरेसिल की जगह यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट होता है, इसलिए इस आर्म को टी साइज सी आर्म कहा गया है। फिर उसके बाद भी बहुत सारे आर्म होते हैं, वेरिएबल आर्म। दिस आर्म इज सो नेम्ड ड्यू टू इट्स वेरिएबल नेचर। वेरिएबल आर्म इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि उसका एक ही स्ट्रक्चर या एक ही फंक्शन न हो कि वो कई सारे फंक्शन परफॉर्म करने का काम करता है। द tRNA are the following type based on the variability of these arm। इन आर्म के कितने वेरिएबल्स या क्या क्या ये वेरिएबिलिटी शो करते हैं उसके बेस पे इसको 2 क्लास में tRNA को डिवाइड किया गया है, क्लास फर्स्ट tRNA एंड क्लास सेकंड tRNA। फर्स्ट में क्या है, दिस इज द मेजर टाइप ऑफ about 75% has 3 to 22 pair long term। tRNA 5 to 10% प्रेजेंट 75% अमाउंट में प्रेजेंट होता है इसके tRNA के जो सेकंड टाइप है उसके कंपैरिजन में। मतलब जो क्लास फर्स्ट tRNA होता है वो सेल में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सेकंड है क्लास सेकंड tRNA, दिस हैज़, और इसमें जो बेस पेयरिंग होती है tRNA में 3 से 5 बेस पेयर किसी भी पर लॉन्ग टर्म पे प्रेजेंट होते हैं। 5 ये इसमें जो बेस पेयरिंग होगी वहाँ पे 3 से 5, 3, 4, 5 इसी सीक्वेंस में ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्लास सेकंड tRNA में है जो उसमें बेस पेयरिंग होगी यहाँ पे 12, 13 पर टर्न पे 12 से 13 या 13 से 20 बेस पेयर सारे आर्म में प्रेजेंट होंगे। बेस पेयर इन tRNA, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन आर्म इज
responsible for holding the tRNA structure and 4 arm of tRNA along with their base pair. इसकी जो बेस पेयरिंग होती है tRNA की, ये कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग होगी उसकी, वो क्या करती है, tRNA के स्ट्रक्चर को होल्ड करने का काम, उसको स्टेबल बनाने का काम करता है. अब पर एक्सेप्टर जितने भी इसमें आर्म प्रेजेंट होते हैं उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर प्रेजेंट होंगे उसका ये डाटा दिया है. एक्सेप्टर आर्म में अप्रॉक्स 7 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे. अब ये आर्म जो जहाँ पे यूरेसिल न प्रेजेंट होंगे, थायमिन प्रेजेंट होता है tRNA के स्ट्रक्चर में, जिसे टी साइज सी आर्म कहेंगे, वहाँ पे 5 बेस पेयरिंग प्रेजेंट होगी इस पूरे आर्म में. एंटीकोडॉन आर्म में अप्रॉक्स 5 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे. और जो इसका डी आर्म है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फर्स्ट साइट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, रेगुलेट होती है, उसे डी आर्म कहते हैं. उसमें जो बेस पेयर प्रेजेंट होगा वो 4 न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट है हमारा थर्ड, राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस टू प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑन द राइबोसोम फॉर tRNA एंड mRNA. राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो सके. अब ये एंटीकोडॉन है, कोई यहाँ पे मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए आएगा तो उस मैसेंजर आरएनए पे उसका जो एंटीकोडॉन प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये राइबोसोम जाके अटैच हो जाएगा और उसको एक साइट प्रोवाइड कर देगा जहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो सके. द आरआरएनए हैज 2 सब यूनिट 50 एंड 30 सब यूनिट. आरआरएनए यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल में 2 तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम 70s राइबोसोम कहेंगे और 80s राइबोसोम. और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं. अगर 70s राइबोसोम है तो उसका एक पार्ट 30s, उसकी सब यूनिट होगी 30s की, और एक सब यूनिट होगी 40s की. और 80s के आरएनए में एक 60 की होगी और एक 40s की सब यूनिट होगी. The rRNA has 2 subunit 50s and 30s. These subunit together to form 70s राइबोसोम. अब 50s और 30s की सब यूनिट जब आपस में कनेक्ट होगी तो उसमें जो राइबोसोम का टाइप प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे 70s राइबोसोम, which links to a chain of mRNA to create polysome. The cell cytoplasm carries rRNA scattered थ्रू आउट. सेल में जब भी आरएनए बन जाएगा तो वो सेल में हर जगह घूम रहा होता है, तो जहाँ पे जिस भी आरएनए की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. जब हमें प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो पहले मैसेंजर आरएनए tRNA के पास आएगा, वहाँ पे उसके एंटीकोडॉन प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये अटैच नहीं हो पाएगा. कब तक, जब तक राइबोसोमल आरएनए वहाँ पे आके उसे एक साइट प्रोवाइड ना करते कि आप इस साइट से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर सकते हैं. तो ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस में हमें तीनों टाइप के आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफर आरएनए की भी, मैसेंजर आरएनए की भी और राइबोसोमल आरएनए की भी. तो ये थे टाइप राइबोसोम्स के. अब आते हैं फंक्शन. आरएनए का क्या फंक्शन होता है सेल में. RNA has following function. RNA is present in both prokaryotic and eukaryotic cells along with DNA. DNA के साथ साथ RNA किसी भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. बेसिकली अगर हम RNA का स्ट्रक्चर देखेंगे तो RNA यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक सेल में भी, लेकिन कभी कभी मेजरली प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए तो प्रेजेंट होगा, वहाँ पे डीएनए आपको
नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट्स के। द आरएनए मॉलिक्यूल्स आर लेस स्टेबल दैन डीएनए मॉलिक्यूल, और आरएनए क्योंकि सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि उसे मोर स्टेबल बनाने का काम करता है डीएनए के कंपैरिजन में, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म RNA molecule also carry the genetic information, for example RNA in the genetic material in certain viruses। जेनेटिक मटेरियल को अभी तक हमने पढ़ा है कि डीएनए कैरी करने का काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल को आरएनए कैरी किए रहता है, और इसका बेस्ट नोन एग्जांपल है आरएनए वायरसेस। वायरसेस में जो उसका जेनेटिक वायरस का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमारा आरएनए कैरी किए रहता है। द टीआरएनए ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम विच डीकोड genetic information in the mRNA in such a way that proper amino acid is inserted in the sequence of protein polypeptide synthesized। जो tRNA होता है वो क्या करता है, उसकी जो साइट अभी हमने पढ़ी है तो उसमें एक अमाइनो एसिड की साइट होती है, वहाँ पे आके अमाइनो एसिड उस tRNA से अटैच होते हैं, और वो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, सेल में अमाइनो एसिड को लाने का काम करता है, उसको लिंक अप करता है जिससे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि प्रोटीन जिस यूनिट से मिलकर बना होता है वो होती है अमाइनो एसिड। वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को लाता है और जिस भी प्रोटीन की सेल में ज़रूरत होती है उसे बनाने का काम करता है। द टीआरएनए हैज़ एन अमाइनो एसिड एंड एंटीकोडॉन which involves the recognition of the information of mRNA template during the protein synthesis। अब कह रहा है टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड और एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि एमआरएनए पे जो मैसेज प्रेजेंट होता है या जिस प्रोटीन की हमको इस ज़रूरत होती है सेल में उसको कोड करते हैं, एंटी कोड करते हैं, जिससे कि प्रोटीन का टेम्पलेट फॉर्म हो सके और प्रोटीन सिंथेसिस बन सके, प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। The tRNA has two primary active site is the 3-hydroxyl terminate to the which specific amino acid are attached and covalently, and the second is anticodon triplet। और कह रहा है कि tRNA जो होता है उसके पास दो साइट होती हैं, एक साइट पे जहाँ से वो अमाइनो एसिड को ले आने का काम करता है सेल से, और एक साइड जिस पे मैसेंजर आरएनए को एंटी कोड करने का काम करता है। द आरआरएनए प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द राइबोसोम। आरआरएनए क्या प्रोवाइड करता है, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को, उसका स्ट्रक्चर, उसके फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करने का काम आरआरएनए का होता है। The hinging mechanism occurs between the ribosomal subunit aid to the movement translocation of mRNA। RRNA अभी पढ़े हैं दो यूनिट्स में होती हैं, इसमें एक मूवमेंट होती है, मैकेनिज्म होती है जिसे हम हिंगिंग मैकेनिज्म कहते हैं। इसी के थ्रू यहाँ बीच में mRNA, ये हमारा RRNA, और इसी से आगे अमाइनो एसिड इसमें अपना एंटीकोडॉन देते जाएगा, और ये जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड की चेन होती है वो सीधे सेल में जो अमाइनो एसिड या प्रोटीन होता है वो बनता जाएगा। द mRNA कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। और mRNA क्या करता है, जो न्यूक्लियस के पास उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस से सेल में ले आने का काम करता है। द mRNA ऑफ यूकैरियोट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक since it carries information for a polypeptide। कह रहा कि mRNA जो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी यूकैरियोटिक सेल में, वो क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक ही तरीके का फंक्शन उसमें वो परफॉर्म करता है, क्या कि वो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर सके, उसके इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है। while the mRNA in prokaryote is polycistronic। और इसके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए प्रेजेंट होगा उसके कई सारे काम होंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी कैरी करेगा और एक से अधिक तरीके के पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करने का काम यूकैरियोटिक सेल में करेगा।
तो ये हमारा पूरा आरएनए का स्ट्रक्चर था, और जो बेस कंपोनेंट होते हैं डीएनए के या आरएनए के, उसकी स्टडी की। अब ये डिफरेंस देखते हैं कि डीएनए और आरएनए का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। डिफिनीशन की बात करें तो डीएनए इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर, ये आरएनए के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबा होता है। इट हैज़ डीऑक्सीराइबोज, इसमें जो शुगर प्रेजेंट होगा वो डीऑक्सी होगा, और फॉस्फेट ग्रुप क्या किस तरीके से काम करेगा, एक बैकबोन की तरह काम करेगा, जिसके पास 4 अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। आरएनए की बात करें, ये भी पॉलीमर है, किस शुगर का, डीएनए में डीऑक्सी प्रेजेंट है, आरएनए में राइबोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप बैकबोन की तरह इसमें भी काम करेगा, विथ इसके पास भी 4 बेस पेयरिंग होंगी। कौन कौन सी, यूरेसिल जो कि डीएनए में नहीं प्रेजेंट होगा, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन ये डीएनए और आरएनए में सेम होगा, और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होगा, और जो थाइमिन है वो सिर्फ डीएनए में। इसके लोकेशन की बात करें कि डीएनए या आरएनए का लोकेशन कहाँ होता है सेल में, इट इज located in the nucleus of a cell and in mitochondria। डीएनए में देखेंगे मेजरली जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, पर पूरे सेल में एक सेल ऑर्गेनेली एक ऐसी भी होती है जिसके पास उसका खुद का डीएनए होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होगा। RNA it is found in the cytoplasm, nucleus and in the ribosome। और जो RNA होगा वो सेल के साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा और राइबोसोम्स में भी पाया जाएगा। शुगर पोर्शन की बात करें तो इसमें पेंटोज शुगर पाया जाएगा, दोनों में कॉमन है, लेकिन कौन कौन से शुगर इसमें पाए जाएंगे और कौन सा शुगर RNA में। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर कैरी करता है और RNA राइबोज शुगर। अब इसका फंक्शन क्या होता है डीएनए का, डीएनए इज फंक्शनल इन द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट फॉर्म्स अ मीडिया फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के साथ साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम भी डीएनए का होता है सेल में। आरएनए क्या करता है, आरएनए इज द फंक्शनल इन द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द नेसेसरी फॉर प्रोटीन। आरएनए भी क्या एक फंक्शन की तरह काम करता है, जेनेटिक मटेरियल को कोड करने का काम करता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तब, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, तब फिर से ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन, तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। क्रिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। अब स्यूडो डोमिनेंट स्ट्रक्चर, ये कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि उसके स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता, बट ऐसा लगता है कि वो इसका स्ट्रक्चर है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दैट हैज़ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के जितने भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो वो हमें हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दिखेंगे, और उसी के कंपैरिजन में जो आरएनए होगा, द आरएनए का स्ट्रैंड होगा हमेशा सिंगल मॉलिक्यूल्स है या सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल का ये स्ट्रैंड होगा, विच हैज़ शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और इसमें जो चेन होगी डीएनए के कंपैरिजन में शॉर्ट होगी। प्रोपिगेशन, इसका डीएनए रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। डीएनए जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो क्या खुद ही रेप्लिकेट हो जाएंगे, उसमें इसकी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की। आरएनए डज नॉट हैव रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, आरएनए खुद नहीं रेप्लिकेट हो सकता है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसको रेप्लिकेट होना होगा तब ये कहाँ होगा, फिर से आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा, तब उसका रेप्लिकेशन होगा, तब डीएनए आरएनए का दूसरा फॉर्म या दूसरा स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्म होगा। अब इसमें नाइट्रोजनस बेस डीएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, द बेस पेयरिंग इज एज फॉलोज, ग्वानिन, साइटोसिन एंड एडेनिन टू थाइमिन। अब इसमें जो बेस पेयरिंग होगी, एक नाइट्रोजनस एक प्यूरिन होगा तो एक पायरिमिडिन होगा, लेकिन उसमें भी एक नियम होता है कि जो ग्वानिन है हमेशा साइटोसिन के साथ प्रेजेंट होगा,
ग्वानिन की जो पेयरिंग होगी वो साइटोसिन के साथ होगी और हमेशा ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे। वहीं पे एडेनिन देखेंगे तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डीएनए में होगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। आरएनए में देखेंगे, आरएनए की जो बेस पेयरिंग होगी वो ग्वानिन और साइटोसिन ये सेम होगा, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो यहाँ पे एडेनिन है वो किससे अटैच होगा, यूरेसिल से। एडेनिन यूरेसिल से अटैच होगा, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड के बेसिक कंपोनेंट और उसके स्ट्रक्चर, उसके केमिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन, न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन और आरएनए की पूरी डिटेल स्टडी किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए वीडियो देखिए। वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।